की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट चैप्टर का है और ये टोटल चैप्टर थियोरेटिकल है, थियरी बेस्ड है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अकेले इस चैप्टर से मिनिमम 6 मार्क्स मैक्सिमम 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल इस चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज यानी रिलेशन से ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसके कंसेप्ट को सबसे पहले हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिलेशन क्या है, पहले हम एकदम ओरिजिन से उठा रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप क्लास 11th में बहुत डीप स्टडी नहीं करके आए, तो हम इसको सबसे पहले इसको बताने से पहले रिलेशन, चूंकि ये रिलेशन रिलेटेड है सेट थियरी से, तो सेट का थोड़ा सा डेफिनेशन हम बताएंगे 2 मिनट में, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट बताएंगे, उसके बाद हम अपने 12th वाले टॉपिक में आएंगे। सेट किसको कहते हैं? व्हाट इज सेट? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है, देखिए डेफिनेशन तो सभी रट लेते हैं, याद कर लेते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मींस हुआ क्या, किसको हम वेल डिफाइंड कहेंगे? कोई भी ऐसा कलेक्शन जिसके लिए सेट ऑफ आंसर्स जो आए वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना होते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? विशाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या अमन से पूछेंगे तो वो अलग बताएंगे, ये अनु से पूछेंगे तो अलग बताएंगे? नहीं, सबसे पूछेंगे सब यही बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन इसका आंसर चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम आपसे पूछें कि आपकी 5 फेवरेट मूवीज का कलेक्शन बताइए, तो आप हो सकता है कि उसमें से कुछ और बताएं, उनका फेवरेट कुछ और होगा, इनका फेवरेट कुछ और होगा, हमारा फेवरेट कुछ और होगा। तो कलेक्शन ऑफ फेवरेट मूवीज जो होगा वो वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स वेल डिफाइंड है, क्योंकि उसका आंसर पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। तो अब वेल डिफाइंड आपको समझ में आ गया, वेल डिफाइंड किसको कहेंगे? जैसे अगर पूछा जाए आयुष आपसे कि 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का नाम बताइए, तो जो आप आंसर देंगे क्या वही आंसर विशाल का भी होगा, क्या वही आंसर साहिल का भी होगा? सबका अलग अलग होगा। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है नहीं है। मतलब वेल डिफाइंड का एक डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, एक उसका कंसेप्ट समझ में आया कि वेल डिफाइंड किसको कहेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताइए 3 सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट का नाम बताइए, मोस्ट टैलेंटेड। तो आप जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछ रहे हैं तो आपने कहा साहिल है, चलिए कोई तीसरा अगर मान लो 10th क्लास के किसी बच्चे को बुलाएं और कहें बताओ इसमें से टैलेंटेड कौन है, क्या वो बता पाएगा? नहीं। टैलेंटेड होना या टैलेंट की जो प्रॉपर्टी है वो चेहरे पे थोड़ी लिखी रहती है, वो एबिलिटी चेहरे पे नहीं होती, तो वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है वो। लेकिन अगर किसी क्लास 2nd के बच्चे से भी कहेंगे आके कि इसमें से 3 सबसे लंबे स्टूडेंट को खड़ा करो, तो वो बता देगा। तो लंबा होना वेल डिफाइंड है, ये प्रॉपर्टी वेल डिफाइंड है, लेकिन टैलेंटेड होना वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड समझ में आया? ऐसे कलेक्शन को हम कहते हैं सेट। अब सेट का जो यूनियन इंटरसेक्शन ये सब आप मैं मान के चल रहा हूं कितना तो जानते होंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल अगर सेट A इज इक्वल टू ए बी है और सेट B इज इक्वल टू 1 2 है, मान लो छोटा छोटा 2 सेट ले लिया हमने, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है A इंटू B। तो जब भी इनका हम प्रोडक्ट करते हैं 2 नॉन एम्प्टी सेट का, तो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में रिलेशन बना लेते हैं, वो आपस में रिलेशन बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई कोचिंग क्लास चल रही है, तो एक कोचिंग क्लास में कई स्कूल के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो हम अगर एक तरफ सेट बना लें कि स्टूडेंट का नाम लिख दें S1 S2 S3 S4, मान लो 4 स्टूडेंट के, और दूसरे तरफ लिख दें नवजीवन और किसी स्कूल का नाम, ये भी किसी स्कूल का नाम। अब नाम हम स्कूलों का नहीं लेंगे, जैसे कई तरह के स्कूल कोई भी हो सकता है। अगर हम कहें कि अब सेट बनाइए कौन कौन किससे संबंधित है, तो जो नवजीवन का होगा वो इस पे, जो किसी और स्कूल का होगा जिसका मान लो कोई भी स्कूल हो, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, कोई भी स्कूल हो,
तो वो अपने से रिलेशन बनाएगा, वो अपने से रिलेशन बनाएगा, तो ये दोनों मिल के आपस में क्या बना लेंगे, एक रिलेशन वहां क्रिएट होगा। या फिर मान लो यहीं पे बैठे हैं तो हम ये कह दें कि इसमें बलिया डिस्ट्रिक्ट वाले और देवरिया डिस्ट्रिक्ट वाले दोनों डिस्ट्रिक्ट से आते हैं पढ़ने के लिए स्टूडेंट, वो आपस में एक मतलब ग्रुप बनाना है, वो ग्रुप बना के बैठ जाए तो उनमें आपस में एक रिलेशन क्रिएट हो गया। जब हमने कोई डिफाइन किया रिलेशन तो आपस में क्रिएट कर लेंगे, यानी पेयरिंग बना लेंगे, तो उसी को हम रिलेशन कहेंगे। यहाँ पे इसका कोई, जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कोई सेट मिलेगा जो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा, उसका कोई भी सबसेट लेंगे तो वो सब क्या होंगे, रिलेशन होंगे। जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा A1 A2 B1 B2, यही आएगा ना। तो A1 A2 भी एक रिलेशन है, अगर A1 A2 को सिर्फ अलग करके कहीं लिख दें तो वो क्या होगा, रिलेशन है। B1 A1 को लिख दें तो वो भी एक रिलेशन है। तो इस तरह से कई तरह के रिलेशन हम लोग क्लास 11th में पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे जो हमें पढ़ना है बेसिकली वो क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। ये हमारा क्लास 12th का कोर्स यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो 3 टाइप के रिलेशन होते हैं, लेकिन इसी का एक सब डिवीजन लिया है तो 4 टाइप का भी किसी किसी बुक में रिलेशन मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। 4 टाइप के भी रिलेशन। तो कितने टाइप के रिलेशन है ये पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली 3 टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और ये टाइप ऑफ रिलेशन को है, ये कह दिया जाए कि रिलेशन की एक प्रॉपर्टी है, रिलेशन की एक प्रॉपर्टी है, और जो रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। जिनमें 3 तरह की प्रॉपर्टी होगी उनको हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिविटी होगी, सिमेट्री होगी और ट्रांजिटिविटी होगी, तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। सिमेट्रिक में एक एंटी सिमेट्रिक भी होता है, उसको भी बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये रिफ्लेक्सिविटी क्या है, सिमेट्री क्या है और ट्रांजिटिविटी क्या है। कब कहेंगे कि कोई फंक्शन, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो डेफिनेशन ये कहता है, डेफिनेशन का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन याद हो जाता है हमें और एक्चुअली हमें मीनिंग समझ में नहीं आ पाती कि इसका मतलब क्या होगा। कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं लेकिन कंसेप्ट नहीं बना पाते। यहां है ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। अब उसके बाद कंडीशन दिया है, कौन सा कंडीशन होल्ड करना चाहिए, इफ। अब यहां पे देखो ये जो लाइन लिखी है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ बाय आर। जिस सेट से हम ये रिलेशन बनाने जा रहे हैं, जब कोई रिलेशन बनाएंगे तो 2 सेट हमें चाहिए, या तो एक ही सेट दोनों जगह काम कर रहा हो, और उसको लिखते क्या है, R फ्रॉम A टू B, ऐसे लिखते हैं R फ्रॉम A टू B, रिलेशन R फ्रॉम A टू B। इसका मतलब पहला एलिमेंट जब प्रोडक्ट हम करेंगे तो A होगा और दूसरे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स होंगे B के होंगे। इसको हम डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं, और जो उसमें मिलते हैं एलिमेंट्स उनको रेंज कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि जब भी इस तरह का रिलेशन बनाएंगे तो सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे उन सभी का उसी के साथ रिलेशन मिलना चाहिए। मतलब अब देखिए, इसको 2 तरह से भी हम लिखते भी हैं रिलेशन को, ये क्लास 11th में भी शायद पढ़े हैं आप। एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो जनरली रोस्टर फॉर्म वाले में हमें बहुत दिक्कत नहीं होती, सेट बिल्डर फॉर्म वाले में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो पहले समझते हैं इसको। जैसे R इज इक्वल टू, अगर हम लिख दें कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और हमें एक रिलेशन बनाना है। हम एक रिलेशन लिख रहे हैं यहाँ पे 1 1 2 1 3 1 2 2, और दूसरा रिलेशन लिख रहे हैं 1 1 2 2 3 3, तीसरा रिलेशन लिख रहे हैं 1 2 1 1 2 2 3 3। 3 तरह का हम यहाँ पे रिलेशन बनाए हैं एक ही सेट से, और वो रिलेशन कहाँ है, R फ्रॉम A टू A है। उसका डोमेन भी A है और कोडोमेन भी A है। A का A से ही हमने प्रोडक्ट किया तो ये रिलेशन मिला। अब देखिए क्या R1 इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्या A के सभी एलिमेंट का उसी के साथ इमेज मिल रहा है, वो अपने साथ ही कनेक्टेड हैं?
ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, ये 3 एलिमेंट है, तो 1 1 होना चाहिए रिलेशन में, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। जब तीनों रहेंगे तभी हम इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे, क्योंकि ये लाइन हमें यही बता रही है फॉर एवरी एलिमेंट, इसके सभी एलिमेंट एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो पहला जो हमने एग्जांपल दिया है 1 1 है, 2 2 भी है, लेकिन 3 3 कहीं नजर नहीं आ रहा इसमें, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये एग्जांपल रिफ्लेक्सिव रिलेशन का नहीं है। दूसरे में चलते हैं, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 भी है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? होगा, क्योंकि जो कंडीशन हमें चाहिए वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब तीसरे में एक और प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है कि सिर्फ यही होने चाहिए या इससे ज्यादा कम भी हो सकते हैं। तो 1 2 है, इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये तीनों तो है, ये एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो क्या इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे कि नहीं? हमारा डेफिनेशन तो बस यही कह रहा है ना कि सभी एलिमेंट का उससे मिलना चाहिए, बाकी है कि नहीं है उसका कोई जिक्र नहीं है। तो बाकी आप चाहे जितना बढ़ा लें उसमें, बस जितने एलिमेंट ए में है उनका खुद से मिलना चाहिए रिलेशन, ऑर्डर पेयर। तो 1 1 2 2 3 3 इसमें मिल गया, बस हमें यही ढूंढना था, आगे कुछ भी हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, इस कंडीशन में भी ये रिफ्लेक्सिव होगा। सबसे छोटा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, मीन सिर्फ जो एलिमेंट है उनका उसी के साथ रिलेशन बना दिया गया, जैसे 1 1 2 2 3 3, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब जैसे मान लो अभी तो ये एग्जांपल हमारा किस पर था? रोस्टर फॉर्म पे। अब हम सेट बिल्डर फॉर्म पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम सेट ऑफ लाइंस, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और इसमें एक रिलेशन बना रहे हैं R फ्रॉम A टू A, और उस रिलेशन का नाम है, अगर उसमें दो एलिमेंट दो लाइनें हम ले रहे हैं A B या L M सपोज कर लो, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है? L इज पैरेलल टू M, हमने ये डिफाइन कर दिया कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? L इज पैरेलल टू M, मतलब इस रिलेशन में सिर्फ वही मेंबर आएंगे जो पैरेलल होंगे, सिर्फ उन्हीं लाइन के पेयर को हम रख सकते हैं जो पैरेलल होंगे आपस में। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्या हर लाइन अपने पैरेलल होती है? जैसे हम कहें कि ये लाइन अपने पैरेलल है कि नहीं, तो पैरेलल होने के लिए आप 12th में आ गए हैं, कई क्राइटेरिया आपके पास है। पहला तो सबसे बड़ी क्राइटेरिया है कि उसका स्लोप इक्वल होना चाहिए, तो इस लाइन का स्लोप इसी लाइन के स्लोप के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा, तो हर लाइन अपने पैरेलल होती है, तो ये रिलेशन क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, होगा ना। दूसरा एग्जांपल मान लो एक और ले लेते हैं। अब लाइन सेट ऑफ लाइंस में ही दूसरा रिलेशन हम बना लेते हैं LM, और अब की बार उसका नाम लेते हैं कि इसमें रिलेशन ये रहेगा, L इज परपेंडिकुलर टू M, सिर्फ इसमें वही लाइंस आएंगी पेयर में जो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो क्या इसमें वो लाइन आएगी जो खुद से परपेंडिकुलर हो? कोई लाइन खुद पर परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होने का मतलब कि खुद के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो कोई भी लाइन खुद के साथ हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर नहीं होती, 90 नहीं बनाती, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो हम लिख लें फैमिली मेंबर में ले लें कि हमारे फैमिली में एक रिलेशन हम बना रहे हैं A और B, दो पर्सन हैं, उनके बीच में रिलेशन ये है कि A इज सन ऑफ B, A B का बेटा है, ये रिलेशन है। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्या कोई एक आदमी, अगर मान लो हम अपने पिता के बेटे हैं, तो क्या हम अपने बेटे हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी व्यक्ति खुद का बेटा नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ऐसे अनेकों आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे A इज वाइफ ऑफ B, अगर ये रिलेशन लिया जाए तो ये भी नहीं होगा रिफ्लेक्सिव। अब हम चलते हैं सिमेट्री की तरफ। रिफ्लेक्सिविटी समझ में आ गई आपको? पहले सेट देखना है, उसके सभी एलिमेंट को देखना है कि उसके साथ रिलेशन बन रहा है कि नहीं, उसका रिलेशन इटसेल्फ है कि नहीं अपने साथ ही, तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव। सेकेंड कंडीशन है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन कब कहा जाएगा? A relation R on set A is called symmetric if and only if. If and only if का मतलब कि कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है कि ये सब कंडीशन होल्ड करना चाहिए। क्या कह रहा है वो कंडीशन? कि if A B belongs to R, अगर A B किसी रिलेशन के फैमिली का मेंबर है तो B A भी उसी फैमिली का मेंबर होना चाहिए, उसी रिलेशन में होना चाहिए। अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि सभी एलिमेंट के लिए लीजिए या कितने एलिमेंट के, कह रहा है कि अगर A B प्रेजेंट है तो B A को ढूंढना है। जैसे हमने अब एग्जांपल मानो तो यहाँ पे दूसरा लिया, फिर से
a इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 और इसमें हम एक रिलेशन बना रहे हैं 1 1 2 2 1 2 2 1। पूछे कि ये रिलेशन आप बताओ सिमेट्रिक होगा कि नहीं, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो इसमें बस यही कहा था ना कि ए बी है तो बी ए होना चाहिए, उसका उल्टा मिलना चाहिए। तो इसमें 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होगा, मतलब उल्टा का मतलब मेरा है इनवर्स से, ठीक है। 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा। 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 भी प्रेजेंट है। अब इसमें ये कंडीशन हम नहीं लगा सकते कि 2 1 इसमें ढूंढे चाहे और कोई एलिमेंट होता है, जैसे 3 है तो 3 का कोई तो रिलेशन ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा इसमें। हमें सिर्फ देखना है 1 2 है तो 2 1 मिलना चाहिए, मिल रहा है तो ये सिमेट्रिक हुआ। सिमेट्रिक हुआ ना। अब बताओ क्या रिफ्लेक्सिव भी है? रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 इसका एक एलिमेंट है और 3 3 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेट ऑफ पैरेलल लाइंस में ही ले लिया जाए तो बताओ पैरेलल लाइन वाला कंडीशन होगा कि नहीं सिमेट्रिक? अगर लाइन L M के पैरेलल है तो क्या M भी M के पैरेलल होती है? तो सिमेट्रिक हुआ। परपेंडिकुलर वाला बिना सोचे समझे नो मत होगा, क्योंकि अगर लाइन L M पे परपेंडिकुलर है तो M भी L पे परपेंडिकुलर है। जैसे मान लो ये हमारा हाथ अगर लाइन सपोज कर लिया जाए इसको दूसरी लाइन, तो ये इस पे परपेंडिकुलर है। और अब कहें कि ये हमारा हाथ इस पे भी तो परपेंडिकुलर है, दोनों होता है। इस तरह से फैमिली मेंबर में भी कुछ एग्जांपल लिए जा सकते हैं। जैसे मान लो ए किसी फैमिली में सेट ऑफ बॉयज का सेट है, यानी बॉयज का सेट है किसी फैमिली में, और इनके बीच में एक रिलेशन हम बना रहे हैं ए बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। सेट ऑफ बॉयज में ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, गर्ल्स उसमें नहीं आ रही है। ए बी का भाई है तो बी ए का भी भाई होगा। अगर ए बी के बीच में रिलेशन तो बी ए के बीच में रिलेशन है। लेकिन अगर सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स सिर्फ लिखते तब नहीं होता, क्योंकि वो हो सकता है कि बहन ए बी का भाई है तो इसका मतलब वो बी ए की बहन भी तो हो सकती है। लेकिन जब हमने यहाँ पे बॉयज का ही लिया है, हाँ फैमिली मेंबर होगी तो फैमिली मेंबर होगी, लेकिन वो सिमेट्रिक नहीं होगा रिलेशन। अगर मैं अपने बहन का भाई हूं तो मेरी बहन है, भाई नहीं है, ठीक है। और रिलेशन है यहाँ पे क्या कह रहा है, भाई होना चाहिए। तो ये समझ में आया? एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये बताओ होगा कि नहीं सिमेट्रिक? नहीं होगा। अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का सन होगा, फादर नहीं होगा। अब तीसरे रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में देखिए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी एक होता है। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, जैसे मान लो ए बी इज इक्वल टू बी ए और ये शो कर दे कि ए इज इक्वल टू बी है, तो इसी को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन एक रिलेशन ये भी होता है एंटी सिमेट्रिक। यानी इसी का एक केस है, सिमेट्रिक हो तो ए बी इज इक्वल टू बी ए मिले लेकिन ए इज इक्वल टू बी हो तब, तो इसको एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। वैसे अभी तक इस पे बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया एंटी सिमेट्रिक, फिर भी आपको जानना चाहिए कि एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। अब तीसरा जो है और लास्ट कंडीशन इक्विवेलेंस होने के लिए किसी रिलेशन के, वो है ट्रांजिटिविटी। रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अब ये कह रहा है कि एक सेट में अगर 3 डिफरेंट एलिमेंट है ए बी सी और वो एलिमेंट इस तरह के हैं कि ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है और बी भी वही रिलेशन सी के साथ बना रहा है, और अगर वही रिलेशन ए सी के साथ बना ले तो हम कहेंगे कि ट्रांजिटिव है। यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक नोटेशन बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। ए बी प्रेजेंट हो आर में, बी सी प्रेजेंट हो आर में, तो ए सी को ढूंढना है हमें। अगर ए सी मिला तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि इसमें ये कंडीशन है ना कि ए बी और बी सी मिलना चाहिए। कई जगह ऐसे भी केसेस आ सकते हैं कि ए बी प्रेजेंट हो बी सी प्रेजेंट ही ना हो उसमें, तो ए सी को ढूंढेंगे कहां से? तो अगर ए बी प्रेजेंट है और बी सी प्रेजेंट नहीं है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी और बी से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा नंबर यहां प्रेजेंट नहीं है आर में,
इसमें प्रेजेंट नहीं है, दिस शोज दैट आर इज ट्रांजिटिव, नो नीड टू चेक एसी। अगर इस तरह का केस कहीं मिलता है तो हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि बीसी तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम एसी को ढूंढेंगे कहां से? फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले अभी एक सिंपल एग्जाम्पल, पहले इसके डेफिनेशन पे बताता हूं। जैसे आर इज इक्वल ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3, ठीक। एक रिलेशन इसमें बनाया मैंने 1 1 1 2 2 1 1 1। बताओ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है? 1 2 है, 2 1 है, 1 1 दिख रहा है, ट्रांजिटिव है? नहीं है। यहाँ चूक हो रही है, देखिए वो क्या चूक हो रही है, हमने सिर्फ सीधा सीधा देखा 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है। अगर मैं मान लूं कि इसको अब इसी सेट को ऐसे लेके, सेट के तो एलिमेंट कहीं भी लिखे जा सकते हैं, आर्डर का कोई मतलब नहीं होता है, सेम सेट को मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 1 1 2 1 1। अब बताओ है? सेट तो वही लिखा है हमने, तो हमें दोनों तरफ से देखना है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, क्योंकि 2 1 है, 1 2 है, 1 1 प्रेजेंट नहीं है। आंखों का धोखा है ये, ज्यादातर स्टूडेंट पहला ही ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, उसका पहला ही ऑप्शन होगा इट इज ट्रांजिटिव, या फिर चेक करना होगा तो इतना सोचते नहीं, लेकिन आपको सोचना है, ठीक है। अक्सर ये गलतियां होती हैं, तो इसको अब दोबारा ना हो गलती कभी भी। 1 2 है, 2 1 है, 1 1 दिख गया, लेकिन अब थोड़ा इधर से देख लेते, 2 1 है, 1 2 है, 2 2 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर इसमें सिर्फ 2 2 को ऐड कर दें हम, इस रिलेशन में 2 2 को भी ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, r इज इक्वल टू, मान लो किसी फैमिली मेंबर में हम ले रहे हैं x y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, या आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ये है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा कि नहीं? रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव है कि नहीं? अगर x y की वाइफ हो, y z की वाइफ हो, तो क्या x z की वाइफ होगी? अब आपको यहीं पे हमें रोकना चाहिए था कि x y की वाइफ है तो y z की वाइफ कैसे होगी? वो तो होगा ना, वो तो कोई मेल होगा। जब x y की वाइफ है तो y कोई मेल होगा, और मेल किसी की वाइफ तो हो नहीं सकता, वो किसी का हस्बैंड ही हो सकता है। तो यहाँ पे x y तो मिल रहा है, लेकिन y समथिंग नहीं मिल रहा है, y के बाद वाला नहीं मिल रहा है। लिख देंगे सिंस x y belongs to r but y does not belong to r, this shows that, अब बताओ ये होगा कि नहीं? r is ट्रांजिटिव। इस केस में हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इस केस में हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख रहे हैं ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है, थोड़ा सा विरोधाभासी है, इसलिए गलती हो सकती है। आपको लगेगा कि नहीं है, नहीं मिल रहा है तो नहीं होना चाहिए ट्रांजिटिव, लेकिन ट्रांजिटिव होगा। आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। और जो तीनों तरह की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आगे इस चैप्टर में हमें इसी पे बेस्ड, फर्स्ट एक्सरसाइज टोटली इसी पे बेस्ड हमें करना है, ठीक है। अब ये तो था कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कैसे होंगे, या इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे होगा। नहीं होने का कंडीशन क्या है वो अब देख लेते हैं। अब देखो कंडीशन ये आता है कि अभी तक तो हमने चेक किया कि सिमेट्रिक कब होगा, रिफ्लेक्सिव कब होगा, ट्रांजिटिव कब होगा। अब कई जगह हमारे पास ऐसे भी केसेस आएंगे जब हमें प्रूव करना होगा कि सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, या ट्रांजिटिव नहीं है, या चेक करना होगा, तो वहां क्या करें? जैसे अगर हमें दिखाना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, जब रिफ्लेक्सिव नहीं का केस आता है कहीं भी दिखाने के लिए, तो वहां पे हमें एक काउंटर एग्जांपल देना पड़ता है, क्योंकि जो भी हम कह रहे हैं मैथ में वो लॉजिकली कह रहे हैं, तो अपने लॉजिक को प्रूव करने के लिए कोई एग्जांपल देना पड़ता है। जैसे आप देखे होंगे कि कोर्ट में अगर वकील कोई बात कहता है तो जज उसे नहीं मान लेता, उसके फेवर में कोई ना कोई एविडेंस देना पड़ता है। तो किसी भी रिलेशन को अगर हम कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वहां एक काउंटर एग्जांपल हमें देना पड़ेगा। तो जैसे अब नॉट रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या होगा, हम दिखाएंगे कि ए कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है किसी सेट का जिससे रिलेशन बना है, बट ए इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इस तरह से दिखाना होगा।
जैसे मान लो अगर आ गया एक रिलेशन 1 2 1 1 2 2 3 1 और हमने कहा कि ये सेट हमने ये इस सेट से बनाया है 1 2 3 वाले से। अब हमें ये शो करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। लिखने का तरीका सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के लिए रिलेशन फंक्शन में ये भी होता है कि वो जानते सब कुछ है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कैसे लिखें। तो यहाँ पे अगर ये आपको शो करना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है तो आप लिखेंगे, आप पहले ढूंढेंगे क्यों रिलेशन नहीं है ये रिफ्लेक्सिव, तो 3 का इमेज उससे नहीं मिल रहा है, तो आप लिखेंगे कैसे, लिखेंगे सिंस 3 is an element of A but 3 does not belong to R, hence it is not reflexive। ऐसे ही सिमेट्रिक का है तो उसमें भी हम क्या शो करेंगे, AB belongs to R but BA is not in AR, AB R में है बट BA R में प्रेजेंट नहीं है। जैसे मान लो इसी एग्जांपल को लिया जाए तो हम कहेंगे 2 1 1 2 R में है बट 2 1 R में नहीं है। सिमिलरली ट्रांजिटिविटी के लिए भी हम क्या कहेंगे, AB प्रेजेंट है R में, BC प्रेजेंट है R में, तो AC R में नहीं है। ऐसा एग्जांपल लेके हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और क्वेश्चन भी हैं आपके एक्सरसाइज 1.1 में, तो उसको 1.1 जब हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसके बाद तो उसमें सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो ये इतना ही था जो आपके एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड था। और रिलेशन का जो टॉपिक आपको पढ़ना है इस साल आपके सिलेबस में है वो सब कुछ हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है। उसका एक कंसेप्ट आपका बन चुका है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि क्वेश्चन करने में कुछ दिक्कत आए, तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 भी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।